you should have that one major reason and one major goal why you want to be into the service. Because अगर आपके माइंड में वो एक गोल रहेगा, it will be a motivating factor for you for this entire journey. पहला प्रयास है, दूसरा प्रयास है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके हार्ड वर्क और परसिस्टेंस और कंपोजर से पड़ता है. तो अगर आप अपने पहले प्रयास में ही उतना हार्ड वर्क कर पा रहे हैं, आपको उतनी करेक्ट गाइडेंस मिल रही है, तो आप पहले प्रयास में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आईएएस के टॉपर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है. मैं राज राय, फैकल्टी नेक्स्ट आईएएस. आज हमारे साथ हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता हासिल करने वाले आंचल उपाध्याय, जिन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही सिविल सर्विसेज में 288 रैंक हासिल किए. So first of all, congratulations, Aanchal, and welcome to the basically program. Thank you so much, sir. So if I may start with questioning again, how was this entire experience of your journey in civil services examination? Sir, the journey of civil services examination was one that I think it is something that everyone of us should experience at least once in our life, because the learnings that we get during this journey, irrespective of the fact whether we get a rank or a service or not, it's commendable. It's like once in a lifetime kind of an experience. So overall experience in the journey was quite nice. What are the things you have learned during the preparation apart from the academic knowledge you have acquired? तो अपने लाइफ के लेकर के क्या क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिली सिविल सर्विसेज में? सर, इस पूरी जर्नी में इफ़ आई से तो देयर वर सम थिंग्स, द वैल्यूज दैट आई लर्न, लाइक one major thing was that I can summarize in it as a 3C approach, which was consistency, composure, and confidence. So consistency and hard work is very much important in this journey, and it will reap benefits and dividends in my entire life as well. And composure and calmness, it is something that we have to maintain in the journey and in the life as well. So these were some of the things that I learned. So एक इकोनॉमिक्स हैं डैनियल कैनमैन करके, उनका बहुत ही रिसेंटली उनका सर्ववास हुआ है. तो उनकी एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. उसमें उन्होंने इंट्यूशन जजमेंट के बारे में बात किया है, और जिसमें इंट्यूशन जजमेंट में वो कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उस चीज़ से लेके हमारा एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है. तो अगेन इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिंस दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप इस चीज़ को बेटर बेसिकली एड्रेस कर पाओगे कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हाउ मच इज द रोल यू वर एबल टू बेसिकली योर इंट्यूशन वर एबल टू प्ले इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली इन इंटरव्यूज? यस सर. सो सर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इंट्यूशन का बहुत रोल था, एंड दैट वाज बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो इंट्यूशन भी तभी आता है इफ़ यू हैव प्रैक्टिस समवट सिमिलर थिंग्स अर्लियर. एक जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा. प्रीलिम्स में मुझे अभी भी याद है, देयर वर सम names of the cities that were mentioned in the question, and it was like what are these cities, and there were 4 options. Intuitively I clicked कि इनमें से Muizu or something was the name of that thing, and it was a port, and I had somewhere read that it was a port in Kerala or something, so I just mentioned ports as the answer. This was just one of the examples, and there were multiple questions this time in which intuition played a very high role, I would say. So इसका बहुत ज़्यादा importance है. क्लीशे क्वेश्चंस हैं जो हमारे थोड़े से हैं कि अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है तो उसे अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो उसे अपने अंदर क्या क्या बेसिकली क्वालिटीज़ को एनालाइज करना चाहिए जो उसे ये बताए कि ही इज़ फिट और शी इज़ फिट फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. आपने अपने अंदर क्या देखा इन दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली? सो सर, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आर यू रेडी टू पुट दैट मच अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इन योर जर्नी और नॉट. क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू सी कि यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट एन ईयर इन दैट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द सिविल सर्विसेज जर्नी. तो प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हार्ड वर्क और एंड स्पेशली द इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स एज वेल, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड अगर मैं इन जनरल सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो एम्पैथी एंड कंपैशन, दीज टू आर द थिंग्स दैट आई थिंक वन शुड हैव and one should aspire to have if one wants to get into the civil services, because ultimately you have to deal with the people being in the civil services. So compassion is something that has to be in you if you want to do this thing. Very well said. So this will help a new aspiring student to check whether he has a required basically qualities. Indeed. So again मेरा अगला सवाल होगा आंचल आपसे कि आपने जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन सेलेक्ट किया उसका बेसिकली क्या क्राइटेरिया था इकोनॉमिक्स ऑप्शन सेलेक्ट करने के पीछे? Sir, so I have done my graduation in economic honors from Shri Ram College,
and I have also done my master's in economics from Delhi School of Economics. So basic reason तो यही था कि my graduation and masters I thought would help in my economics in choosing my economics option. Basic reason was this, and the second reason was economics is something that I guess is required in any kind of field, whether that be polity, whether that be the government to run the government, whether that be in corporate. So economic mindset is very much necessary in any field. So these were the major two reasons why I chose economics. Okay, मतलब graduation option is one of the basically criteria you have applied ki since you Yes. are already familiar with that subject. True. Okay, okay. So again, how was your interview in civil services? How is it goes? So the experience was the interview was again once in a lifetime kind of an experience. It wasn't a question answer kind of a session, and it seemed like I was having a discussion with 5 most eminent personalities in their respective fields. And the environment that was created there was very cordial and very good, in the sense that my actual personality was coming out, that I thought. Most of the questions were opinion based, and since I think I had economics as one of the major things that was being reflected in my DAF, so most of the questions were based on economics only, be it agriculture, be it the subsidies that are being provided, be it the economic situation of our country, how to improve that situation. So most of the things revolved around that, but ultimately the environment was very fine, very cordial, and the actual interview experience was just surreal, I would say. Okay, you thoroughly enjoyed the process. Yes, sir. Okay, well said. So again, अभी 60 दिनों से कम समय बचा है अगले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका क्या एडवाइस होगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी प्रीलिम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? Sir, like I'll just say what I had done at this point of time last year. इतने कम टाइम में I won't suggest कि you go for any news resources or anything. You just have to focus on revision. So I always used to have this RPR strategy, which is revise, practice, and repeat. So just revise, just practice the mock test, and just repeat the whole process all over again. And how many mock tests ideally you would suggest कि minimum bare minimum requirement before prelims examination one should always appear? Sir, I guess it's a personal decision, but according to me, minimum 7 to 8 mock tests are required, full length mock tests, and that can be to devise their own strategies as well, and for content addition and value addition for their prelims examinations as well. So minimum are this, and maximum there is no limit. Since mark sheets are out, मतलब we would like to know your marks, basically division in all the subjects if it is possible. Yes, sir. So starting from prelims, I scored around 88 marks in prelims, and CSAT also 94 or 95 was my score. In the mains examination, my optional score combined of the two papers was 243, and my GS score was 446. And the highest marks were in ethics GS4 paper, which was 136, and my personality test score was 180. Okay. You have मतलब scored exceptionally well in your general studies paper along with your optional and interviews, so that will pull you through. Yes, sir. How was your score in essay? Sir, essay score was 97. Okay. My essay score, yes, sir. Okay. So again, अगर अभी आप किसी नए एस्पिरेंट को एडवाइस करेंगे to basically appear for this examination, so what are the few things you would like to suggest to him कि ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है when you are preparing for the next year 2025 examination? So, sir, I would like to suggest that firstly, if you want to get into the service, you should have that one major reason and one major goal why you want to be into the service. Because अगर आपके mind में वो एक goal रहेगा, it will be a motivating factor for you for this entire journey, because this journey is very difficult in the sense that you have to be cut off from the society. You have to just involve yourself inside the books and just to study for the entire time. Distractions हटाने हैं and सब कुछ. So you have to have that one goal in your mind. And regarding the preparation strategy, planning is the most important thing. That how do you plan what you want to do, and उसके बाद execution of that plans is also very much important. And while executing that plan, I feel कभी-कभी plans होंगे जो fulfill नहीं हो रहे होंगे. You should not be bogged down by it, and you should just keep on moving. Like
दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो अगर आपसे कुछ, आप किसी चीज़ में पीछे रह भी जा रहे हैं, आप बस चलते रहिए, हार मत मानिए। एंड लास्ट थिंग इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपकी स्ट्रैटेजी गलत चल रही है, तो रिफ्लेक्टिंग बैक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी। वेरी वेल So, सेड। majorly सो एक तो एग्जामिनेशन बेसिकली प्रोसेस इतना लंबा है और सिलेबस इतना वास्ट है, तो इस पूरी प्रोसेस में कई बार स्टूडेंट जो हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं, ओवरबर्डन फील करते हैं, एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस इज़ वेरी कॉमन इशू। तो आपने उन इश्यूज से कैसे कॉप अप किया, इफ़ यू हैव फेस सच इश्यूज? Sir, any aspirant faces this issue since it's such a long journey. So, ऐसे issues से cope up करने के लिए मेरे पास thankfully and luckily there were many people around me who were a motivating factor for me and who constantly kept on inspiring me कि बस चलते रहना है, और because they demonstrated that they have confidence in me, in my abilities. So that's why I was also able to unlock my potential because of their, I would say, advices and suggestions and guidance meanwhile. So they were your family members? Both family Okay. members as well as the friends. Okay, And okay. luckily, like being from SRCC, I had many alumni also Oh, who had nice. clear services. So I had that guidance and motivating friends with me. So both Okay. family So and family friends. support and peer support has helped you to Yes, sir. sail Yes, through. sir. आपने अपनी हॉबीज में चर्चा के दौरान बताया था कि आप माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। Yes, sir. तो क्या ये माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ने से भी आपका बेसिकली कुछ हद तक एंजाइटी या इस तरह का कोई स्ट्रेस होता है वो दूर होने में हेल्प हुआ? यस सर। सो माइथोलॉजिकल बुक्स भी में भी काफ़ी सारे इंस्टेंसेस और काफ़ी सारे श्लोक भगवद गीता के ऐसे देखे जाते हैं जिसमें लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन तो है ही, बट अल्टीमेटली आपको बस अपना काम करते रहना है, कार्य करते रहना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, रिजल्ट्स पे नहीं फोकस करना, अपने बस एफर्ट्स डालते रहने हैं। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि आप बस चलते रहिए और अल्टीमेटली भगवान सब अच्छा करेगा। करेक्ट। तो सेल्फ बिलीफ होना और बिल्कुल डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेल सेड। तो हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने ये पहले ही प्रयास में क्लियर किया और बहुत सारे जो नए विद्यार्थी होते हैं उनके दिमाग में ये संशय रहता है, शंका रहती है कि क्या ये एग्जामिनेशन पहले प्रयास में क्लियर किया भी जा सकता है। तो आप इस बेसिकली जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, कुछ भी चीज़ करने से पहले अगर हमारे अंदर वो मोटिवेशन है कि हमें ये चीज़ क्यों करनी है, तो अल्टीमेटली जर्नी ईजी बन जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहला प्रयास है, दूसरा प्रयास है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके हार्डवर्क और परसिस्टेंस और कंपोजर से पड़ता है। तो अगर आप अपने पहले प्रयास में ही उतना हार्डवर्क कर पा रहे हैं, आपको उतनी करेक्ट गाइडेंस मिल रही है, तो आप पहले प्रयास में भी ये कर सकते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन को हटाने का तरीका है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी हटाई जाए, आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और बस अपने आप को उसमें झोंक दीजिए। तो पहले प्रयास में भी ये करना संभव है। आपका रिजल्ट ही मतलब योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स आल्सो। सो अगेन वेरी वेल सेड। तो एक और सवाल मेरा रहेगा कि ये जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है काफ़ी जो कि लंबा है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गोज थ्रू वेरी अप्स एंड डाउन्स इन दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस। कई बार प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं आते हैं जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है। मेंस की बेसिकली टाइम थोड़ा सा कम रहता है टू अपीयर फॉर और टू रिवाइज फॉर। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? अपना डेली रूटीन किस तरह से आप बनाते थे? सर, मेरा डेली रूटीन होता था कि मैं 8 से 9 घंटे एवरेज पढ़ता था। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो 14-15 घंटे पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जो इतने स्मार्ट होते हैं कि 3-4 घंटे में भी कर लेते हैं, बट मैं एक एवरेज एस्पिरेंट था। 8 से 9 घंटे मेरा एवरेज का शेड्यूल रहता था एंड इट वाज सपोज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 4 to 5 सेशंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ब्रेक्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडिंग, क्योंकि ब्रेक्स हेल्प्स यू टू रिफ्रेश एंड अल्टीमेटली मशीन्स को भी चाहिए होता है कि ऑयलिंग दोबारा दी जाए एंड हम तो ह्यूमंस हैं। तो ब्रेक्स के साथ करके 8 to 9 आवर्स का मेरा शेड्यूल रहता था, जिसमें स्टार्टिंग में मेरा 70-30 रहता था, 70 टूवर्ड्स ऑप्शनल एंड 30 टूवर्ड्स जीएस। एंड दिस वॉज फॉर इनिशियल 3 months. फॉर द नेक्स्ट 3 months इट रिवर्स्ड कि 30 ऑप्शनल एंड देन 70 जीएस, बिकॉज प्रीलिम्स भी पास आ रहा है। एंड फॉर द लास्ट 2 to 3 months बिफोर प्रीलिम्स कम्प्लीटली प्रीलिम्स मोड। तो मेरी 9 to 10 month की जर्नी थी वो ऐसे रही थी।
एंड प्रीलिम्स के बाद तो हमें कम्प्लीटली मेंस करना है, मेंस के पढ़ाई करनी है, और उस टाइम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वन थिंग इज़ दैट यू हैव नॉलेज एंड द अदर थिंग इज़ यू हैव टू प्रोड्यूस दैट नॉलेज इन द आंसर शीट्स. सो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसके बाद तो फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे जितने आप डिस्कशंस कर सकें, करंट अफेयर्स पे जितना ध्यान सकें. एंड सिंस आई मेंशन करंट अफेयर्स, इट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़नी स्टार्टिंग से ही. एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिससे मेरा प्रीलिम्स और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था. तो जैसा आपके आंसर से मैं डिराइव कर पा रहा हूँ कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस लेके चलना है. Correct. सिर्फ क्वालिटी पे नहीं जाना है कि आधा घंटा पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा, और सिर्फ क्वांटिटी पे ही नहीं जाना है कि 14-15 घंटे पढ़ा. बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके. तो ये वाली जो आपकी प्रोसेस है, तो अब ये कंप्लीट हो गई है. सो नाउ आर यू अपीयरिंग अगेन फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट? Sir, not this year for sure. ओके Like I am planning to join the FC as of now, ओके and उसके बाद next year I'll see whether I want to reappear or not. Okay, so basically, this is what we look into the aspirant कि they just wanted to first check कि किस तरह से services sir. हैं, if you are comfortable with that services, so you should be Yes, happy sir. with that. Yes, sir. So you are not into that kind of thing कि सिर्फ IAC बनना and all that. Not exactly. Like I just want to serve the people and see my impact, whether I'm able to have that impact on the people or not. So that's why I'll first try to see if this service that I would be getting will be suited for me, and next year I'll. And how was your basically life transformation after 16th of April when result came? What changes you see among the people and their perception about you or in yourself also after the results? Sir, so actually, the time that we got the results, it's a funny incident. So actually, I was sleeping at that time because I thought that the results would be out by the evening. Okay. And one of my friends of college, he called me and said, "Bro, तुम्हारी 288 आई है." मैं कहा, "You are kidding? अभी शाम को आएगा रिजल्ट." So he said, "नहीं, सही में आ गई है." And then my mom also checked and my father also checked. So they got sentimental. इमोशनल आई वुड से. एंड उसके बाद तो आप मान लीजिए तब से अब तक मेरे हाथ से फ़ोन नहीं गया है. एंड कॉल्स, मैसेजेस और ये सब चल रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ द एक्सपीरियंस आफ्टर रिजल्ट्स हैड बीन. एंड आई नेवर थॉट कि रिजल्ट के बाद लाइफ इतनी हेक्टिक हो जाएगी जितनी अब हो गई है. तो वो 1 साल का जो बैकलॉग था फोन ना यूज करने का, होपफुली ऐसे ही लग रहा है कि जितना नहीं किया पिछले 1 साल में उतना इस 1 हफ्ते में हो गया. Okay. So, yeah. तो last few questions और last few basically things. आप जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Those who are basically appearing for this examination अभी के लिए. So first of all, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कि आप इस जर्नी में आने का आपने वो साहस दिखाया है. एंड आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है. सो बिना गाइडेंस के बिल्कुल एस्ट्रे होके कोई चीज़ मत कीजिए. कोई आप किसी मेंटर से बात कीजिए. दैट कैन बी योर सीनियर्स ऑल्सो, या फिर कोई आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके कॉन्टैक्ट्स होंगे. गाइडेंस के अपनी एक किसी से गाइडेंस लीजिए ढंग से, एंड अपना शेड्यूल प्रॉपरली प्लान कीजिए. एंड उसके बाद बस फिर लग जाइए. उसके बाद आपको इधर उधर की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देखनी कि टीवी में ये शो आ रहा है वो देख लेते हैं, या घूमने चल लेते हैं, मेरे फ्रेंड्स इतना एंजॉय करने हैं. आपको वो थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए डिवोट करना पड़ेगा. तो वो टाइम डिवोट कीजिए डिस्ट्रैक्शन से हटके, और प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिफ्लेक्शन के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए. वेरी वेल सेड. आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो हम अपने प्रोग्राम का बेसिकली समापन आपके 2 बेसिकली लाइन से करना चाहें, तो अगर आप कोई गाना गाना चाहें तो 2 लाइन अगर आप. जी. सो मैं बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं, मतलब मेरी हॉबी रही थी, बट कॉलेज और स्कूल में मैं सोसाइटीज़ में था, जो म्यूज़िक सोसाइटीज़ होती हैं, तो बिल्कुल 2 लाइन मैं गाना चाहूँगा. एक पुराना सॉन्ग है, एक प्यार का नगमा है, तो मैं उसकी 2 लाइन सुनाना चाहूँगा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है.
एक प्यार का नगमा है। थैंक यू आंचल, थैंक यू Thank you. थैंक यू।